तो ये है हमारा डॉकर का बुक जिससे हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम बस लास्ट चैप्टर को कवर कर लेते हैं जो लिनक्स का है। तो वो मैं अभी कर लेता हूँ। तो वो है चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 9 है ये। अच्छा हुसैन भाई, मेरा वो प्रॉब्लम जो मैंने आपसे शेयर किया था ग्रुप पे वो रिजॉल्व हो गया। अच्छा सही है। तो वैसे हाँ क्या वो रेजोल्यूशन एक्चुअली था वो जो उसका? एरर, हाँ एरर जो आ रहा था स्क्रिप्ट का डॉकर का, क्योंकि वो जो पोर्टल पे दिया हुआ है डॉकर का वो पुराना वर्जन है, तो वो सोर्स फाइल को उसने कुछ चेंजेस कर दी थी, तो मैंने वो पहले उसको रिमूव किया। फिर एक वेबसाइट थी डिजिटल ओशन, उस वेबसाइट पे जाके उसके स्टेप्स दिए हुए थे, उसको मैंने क्लीन किया इसकी रिपोजिटरी को दोबारा, फिर मैंने उसको चलाया, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉकर इंस्टॉल हो गया उसके ऊपर। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो यही मेरा मतलब था कि सेल्फ रिसर्चिंग और जिसको बोलते हैं सेल्फ डिबगिंग, जिससे आप खुद ही सॉल्यूशन ढूंढते हो वेब के ऊपर और उससे रिजॉल्व कर लेते हो। ऑब्वियसली अब हर वक्त तो आपके पास कोई ना कोई नहीं है ना, जैसे मैं नहीं हूँ या कोई और नहीं है आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना कि यार मुझे नहीं आता है। अब जाहिर सी बात है, एम्बैरेसिंग बात है कोवर्कर्स के सामने और बॉस के सामने और सब, तो ऐसे ही तो आप नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए आपका एक तरह से बेस्ट फ्रेंड इंटरनेट ही हो जाता है। तो आपको जितना आप उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो उतना ही आपके फायदे में होगा। तो ये आपने बहुत ही अच्छी चीज की है। एक समझो ये एक स्टार्ट है सेल्फ रिसर्चिंग का यूजिंग द वेब। तो जितने भी आपको मसले आते हैं लिनक्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, या मतलब फ्यूचर कोई भी आईटी करियर जो आप चूज करते हो, कोशिश करो कि आप वेब से ही सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो जिस तरीके से आपने किया है। सारे लिंक्स को देखो, सारे सॉल्यूशंस ट्राई करो, थोड़ा खुद भी अपना दिमाग लगाओ कि ये क्यों हो रहा है, और इंशाल्लाह फिर हल मिल ही जाता है एंड पे। और अगर कोई भी मतलब हल हाँ मेरे मिल ही ग्रुप नहीं पे रहा एक है। और थे रिजवान साहब, उन्होंने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी, मैंने ग्रुप पे पूछा था, उन्होंने एक आध मुझे लिंक्स बताए थे, फिर उन्होंने बताया था इस तरह करो, फिर मैंने उसको देखा लेकिन उससे नहीं हुआ था, फिर बाद में फिर बैठ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से सर्चिंग करके सॉल्यूशन ढूंढना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस के लिए आईटी के अंदर। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्टिंग। तो इसमें ये आखिरी चैप्टर है बुक का। तो अभी तक तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है लिनक्स के बारे में। अब हमारा आखिरी चैप्टर आ गया है और ये काफी आसान चैप्टर है, बल्कि मैं तो बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ बैश नहीं है। तो तो यहाँ हम एक एडिटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब PIIC का जो एग्जाम है, अब जहां तक मैंने अभी तक तो जो इस्तेमाल किया है वो है नैनो। और नैनो एज मैंने पहले भी बताया है कि वो एक टेक्स्ट एडिटर है। जिस तरह आपके पास नोटपैड होता है विंडोज में, इसी तरह से नैनो होता है लिनक्स में। लेकिन नैनो आपका डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर नहीं है। कुछ ऐसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस है जिसके अंदर नैनो दिया हुआ ही नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब है कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है एपीटी गेट या एपीटी इंस्टॉल से, या फिर किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से है मैं काम कर रहा हूँ तो फिर आपको उसका पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ होता है नैनो का जो टेक्स्ट एडिटर है। तो इसलिए जो डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है वो है विम का डिफॉल्ट एडिटर। यहाँ ये VI नहीं है, विम ही है, यहाँ एम मिसिंग है। तो विम का जो टेक्स्ट एडिटर है वो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है जो यूज होता है लिनक्स में। लेकिन सबसे मुश्किल है यूज करना, मतलब वाकई में एक हेडेक है इसको इस्तेमाल करना। लेकिन क्योंकि PIIC का एग्जाम के अंदर आएगा, और क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कभी कि आप कोई ऐसा सर्वर या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास परमिशन ना हो कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ विम ही हो। तो कभी ऐसे वक्त आते हैं जिसमें आपको फिर सिर्फ विम से ही चलाना पड़ता है। तो विम एक्चुअली का मतलब क्या है? विम का मतलब है VI इम्प्रूव। टेक्स्ट एडिटर का एक्सेल जो मीनिंग है वो है VI, और फिर जो इम्प्रूव्ड है वो इसका एक समझो सेकंड वर्जन है। तो विम एडिटर एक्चुअली VI का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये मेरा OS अभी बूट हो रहा है, तो तब तक हम ये देख लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि इसके जो कमांड्स है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमने आज तक नैनो को यूज किया है लिनक्स के अंदर, तो उसमें मैं सबसे पहले तो उसको खोलता हूँ। तो नैनो का कमांड से खोल देता हूँ नैनो, और फिर फाइल नेम या सुडो नैनो, और फिर उसका फाइल नेम। लेकिन विम में क्या होता है कि विम में आपने क्या करना होता है, आपने डायरेक्टली
विम लिखना होता है और फिर उसके बाद उसका फाइल नेम लिखना होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पता नहीं इसमें आज ज्यादा देर लग रहा है खुलने में, लेकिन ये जो विम का एडिटर है इसमें बजाय वो वाले कमांड्स को यूज करने का जो आप नॉर्मली विंडोज में यूज कर सकते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स जो है एग्जिटिंग करने के लिए, और ये सारे जो कमांड्स है वो सब नीचे लिखा हुआ है। लेकिन विम में ये सब को चलाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले तो इसके 5 मेन कमांड्स हैं जो आपको सीखने हैं, यही आएंगे PIIC का एग्जाम में, और यही मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो यही है। तो सबसे पहले है ओ का कमांड, मतलब यही जो ओ का की है आपका कंप्यूटर के ऊपर, ये टाइप करने से क्या होगा कि आप एक नया लाइन को एंटर कर सकोगे। फिर आई का कीवर्ड से आप एक सक्सीडिंग कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हो टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर कर्सर, मतलब एक है ये भी हम देख लेंगे। और फिर अनडू चेंजेस मतलब है कि वही अनडू कंट्रोल जी जो होता है। फिर एस्केप टू क्विट इंसर्ट मोड, और फिर ये $WQ एक्सक्लेमेशन मार्क टू सेव योर चेंजेस एंड क्विट। अब ये डेफिनेटली बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि ये वाकई में एक बड़ा मुसीबत है वेब को चलाना। और बाय चांस आज मेरा जो ये लिनक्स का है, ये जो यहाँ है ये भी नहीं चल रहा है, तो इसका तो फिलहाल यही एक ऑप्शन है कि मैं एक क्लाउड इंस्टेंस को फिलहाल यूज कर लेता हूँ इस क्लास के लिए, तो इंशाल्लाह बिल ज्यादा नहीं आएगा। तो मैं फिलहाल एक क्लाउड सर्विस को यूज कर लेता हूँ। अभी ये क्लाउड सर्विस क्या है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग CNC कर ही रहे होंगे और ये आप लोग ने अभी तक कवर नहीं किया, लेकिन ये भी क्लाउड सर्विस है। क्लाउड का मतलब आई थिंक मैंने पहले कभी ऐसी बातों में मतलब एक्सप्लेन किया है। क्लाउड बेसिकली क्या होता है कि आप दूसरे लोग के डिवाइसेस और सर्वर्स और ये सारी चीजों को आप रेंट कर सकते हो और फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर एनी ऑफ योर यूसेस। और फिर उसमें ये भी देखना होता है कि क्योंकि ऑब्वियसली आपका खुद का कंप्यूटर नहीं है इसलिए इसके बिल्स भी लगते हैं। तो जो आपके पास बिल्स लगते हैं वो बिल्स जाहिर सी बात है कि आपको क्रेडिट कार्ड से ही भरेगा, लेकिन वो इतने नहीं आते अगर आप लिमिटेड यूसेज करो उसका, तो इतना नहीं आता है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है इधर, तो ये मेरा कंसोल है, तो इसको बोलते हैं AWS कंसोल। अब यहाँ मैं अपना एक EC2 इंस्टेंस बना देता हूँ। ये सब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सब PIIC का एग्जाम में नहीं आ रहा है, बस बाय चांस अभी पता नहीं क्या मसला हो रहा है लेकिन मेरा इंस्टेंस अभी खुल नहीं रहा है, तो मुझे फिलहाल यही करना पड़ेगा क्योंकि अब क्लास तो चलानी है ना। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा लॉन्च इंस्टेंसेस, फिर यहाँ मैं एक Ubuntu का AMI इमेज चूज कर लूंगा। उसके बाद ये फ्री टियर के लिए मेरे पास ये है तो मेरे पैसे फिर नहीं लगेंगे, तो इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिलहाल तो हमें एक ही इंस्टेंस चाहिए, स्टोरेज जो भी डिफॉल्ट है वो सही है, टैग्स हमें नहीं लगाने हैं, सिक्योरिटी तो उसको भी ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद हमारे पास ये है, अब हम क्लिक करेंगे लॉन्च। अब की पैर के लिए प्रोसीड विदाउट की पैर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर उसके बाद लॉन्च। तो अब मैं एक टूल को यूज करूंगा जिसका नाम है पटी। तो फिलहाल मेरे पास इस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है, तो मेरे पास इसका इंस्टॉलर है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। लेकिन तब तक मेरे पास ये इंस्टेंस आ गया है, तो अभी मेरा इंस्टेंस बन रहा है। अब जैसे ही बन जाएगा तो मैं इसको यूज करूंगा। लिनक्स चैप्टर 9 इंस्टेंस, ये सही है, लिनक्स चैप्टर 9 इंस्टेंस सेव, और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पटी इंस्टॉल हो गया है। अब मैं पटी का एप्लीकेशन खोल सकता हूँ और इसमें मैं इसका IP एड्रेस को यहाँ लिंक कर सकता हूँ, पब्लिक IP एड्रेस। तो मैंने इसको पेस्ट कर ली और ओपन, कोई इसका इसका कोई प्राइवेट की तो है नहीं, लॉग इन एज ubuntu वही होता है इसका डिफॉल्ट यूजर नेम। नो सपोर्ट ऑथेंटिकेशन मेथड्स अवेलेबल, सर्विस सेट पब्लिक की। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसमें एक डालना ही पड़ेगा, तो फिर एक काम करता हूँ, सेटिंग्स, हाँ, तो फिर मैं इसको डिलीट करके एक और ही फिर बना लेता हूँ। तो एक्शन स्टेट टर्मिनेट। आप डॉकर के बाद जो है AWS की क्लासेस भी ले लीजिएगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा।
जी सही है, जरूर। तो ये बस मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि इंस्टेंस को कैसे बनानी है। तो यहाँ चलो मैं स्टेप्स के थ्रू भी जाता हूँ। यहाँ सबसे पहले तो जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपको अपनी इमेज चूज करनी होती है, मतलब कि आप कौन सा ओएस को चलाना चाहते हो। तो आप देख सकते हो इधर ओपन सूस है, रेड हैट है, मैक ओएस आप चला सकते हो इसके ऊपर। इसके ऊपर आप अमेजोन का भी एक लिनक्स वर्जन है, अमेजोन लिनक्स 2 के नाम से, वो भी आप चला सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट के भी अपने वर्जन है, डेबियन के बहुत सारे ऑप्शन है। हम तो अभी उबुंटू को यूज करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ जाएंगे चूज एन इंस्टेंस टाइप, तो t2.micro, कॉन्फ़िगर डिटेल्स ऐसे ही रहने देंगे। अब मेरे ख्याल से पटी सपोर्ट नहीं कर सकता है इसको, अगर आप एक कीपैड को नहीं डालते। तो मैं एक कीपैड फिर बना देता हूँ, तो मैं लिनक्स 9 के नाम से डाउनलोड कीपैड। तो यहाँ क्या होता है कि जो मुझे कीपैड मिलेगी, ये कीपैड को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ लॉगिन होने के लिए। तो लॉन्च इंस्टेंसेस को मैं क्लिक कर सकता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। और फिर यहाँ एक और मसला आ जाता है, उसका भी एक हम इशू देख लेते हैं। तो मैंने असल में इसके ऊपर एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो वो ऑनलाइन आप देख सकते हो। मैं पहले एक कंपनी के साथ काम करता था स्किल कर्व के नाम से। तो उनके साथ मैंने एक एंसिबल एक टेक्नोलॉजी, अगर आपने सुना हो, सीएनसी में, मतलब क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग में, तो मैंने उसके ऊपर एक कोर्स, एक मैंने कोर्स बनाई है, या एक 40 मिनट की वीडियो है, आप ऐसा कोर्स ही समझ सकते हो। तो वो मैंने बनाई है, लेकिन डेफिनेटली वो फुली इंग्लिश में। अब उर्दू में तो समझाने की जो बात नहीं है वो तो नहीं है ना उसमें। तो खैर यहाँ फिर हम क्या करेंगे अब, हम लिनक्स चैप्टर 9 सेव, और इसका फिर मैं आईपी के अंदर भी जाऊंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। अच्छा, और फिर उसके बाद मैं पटी के अंदर अगर जाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं एसएसएच में जाऊंगा, और ऑथ में, मतलब एक ऑथेंटिकेशन, तो मैं फाइल को पेस्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे परमिशन मिल जाए। अब इसमें मसला ये है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पीपीके फाइल्स ही लगा सकते हो, प्राइवेट की फाइल्स। और ये पीएम का मतलब है बेसिकली एक पब्लिक की फाइल है, तो इसको मुझे चेंज करना है पीपीके में। तो इसका तरीका ये है, एक टूल डाउनलोड होता है विद पटी, पटीजन के नाम से। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं लोड क्लिक कर सकता हूँ, फिर इसके अंदर मैं अपना जो फाइल है वो पता नहीं यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, linux9.pem, तो डाउनलोड में तो यही है। तो मैं आई थिंक इसको पेस्ट कर सकूँ। अच्छा, तो यहाँ पे डाउनलोड्स में अगर मैं सर्च कर लूँ लिनक्स 9, तो अच्छा, हाँ, क्योंकि ये एक पीपीके फाइल है। अच्छा, सही है। तो यहाँ फिर मैं लोड क्लिक करूंगा, यहाँ मैं क्लिक करूंगा ऑल फाइल्स, और फिर यहाँ नजर आना चाहिए linux9.pem। सही है। अब मैं करूंगा सेव प्राइवेटली, प्राइवेटली होता है पीपीके फाइल, क्लिक ऑन यस। तो एक पीपीके फाइल बन गया, सेम नाम, linux9, क्लोज। और यहाँ हमारे पास अब उसका ही पीपीके वर्जन आ गया है, जो आप देख सकते हो। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, और ये आ गई हमारे पास linux9.ppk। फिर से ब्राउज पे जाऊंगा, और इधर इस फाइल को सिलेक्ट करूंगा, फिर सेशन में जाके आईपी एड्रेस पेस्ट करूंगा, और अब इंशाल्लाह चलना चाहिए। तो ओपन, एक्सेप्ट, लॉगिन एज उबुंटू, ऑथेंटिकेटिंग, और शुक्र है, चलो चल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम विम को जरा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो अब आप इसी तरह से ही समझो कि आप अपना लिनक्स का डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, ये एक क्लाउड इंस्टेंस है लिनक्स का। तो वो तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या हमें इसको इस्तेमाल कैसे करनी है, मतलब है कि ये जो विम के बारे में हम बात करें, विम क्या है, और इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, अभी हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने वही बात बोला कि हम विम या वी आई या वी जो टेक्स्ट एडिटर है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है लिनक्स के अंदर। लेकिन जो मोर पॉपुलर चॉइस है वो है नैनो। तो वो इसलिए क्योंकि वो काफी बिगिनर फ्रेंडली है और काफी मतलब सिंपल है, सिंपल टू यूज, विंडोज की तरह है। लेकिन वी या विम मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अजीब सा है। लेकिन वो क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, और क्योंकि इसको यही काफी मोस्ट ऑफ द टाइम डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, तो इसलिए इसी को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो विम अगर मैं टाइप करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, ये है विम। ठीक है, विम वी इम्प्रूव। अब ये आपको नैनो से कहीं ज्यादा अजीब लग रहा होगा, तो अब इसको देख लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो we uses keys for commands, here are some examples। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ टाइप करेंगे, तो टाइप दिस इन कमांड मोड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन एंड एंटर टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, आप देख सकते हो कि मैं अभी अपना लिनक्स इंस्टेंस के ऊपर हूँ और मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ओ को प्रेस करूंगा,
अब यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट, तो अब मैं टाइप कर सकता हूँ, अब देख सकते हो। तो अब हम फॉर एग्जांपल कुछ टाइप करेंगे, हेलो माय नेम इज हुसैन, सही। तो ये हमने टाइप कर लिया है। तो ईच लाइन टाइप करने के लिए हमें ओ का बटन को प्रेस करना पड़ता है। फिर आई है इंसर्ट सक्सीडिंग कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। इसका मतलब क्या है, अगर हम फिर से इधर जाते हैं तो अब मैं आई को प्रेस करूंगा। आई को प्रेस करने, ये वो वाला आई नहीं है, हाँ, तो ये एंटर करने के बाद फिर मैं आई थिंक एंटर भी दबा सकता हूँ, तो इसके बाद मैं और भी लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से मेरा नोटपैड ही खुल गया है। तो अब मैं इस तरह एंटर दबा के मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से इस तरह से लिख सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो आई का कमांड है वो मुझे भी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। टाइप आई टू इंसर्ट सक्सीडिंग कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। खैर, तो उसके बाद अंडू चेंजेस। अब फॉर एग्जांपल मुझे अंडू करना है तो मैं यू को प्रेस कर सकता हूँ। तो अच्छा, ये भी नहीं चल रहा है, ये क्या कंट्रोल के साथ दबाने की है या वी यूजेस कीज? तो क्या मैं इस तरह से करूंगा? नहीं, कंट्रोल यू, हाँ ठीक है, सही है। तो इसमें कंट्रोल, हर चीज के साथ कंट्रोल इस्तेमाल होता है, पता नहीं यहाँ कंट्रोल क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो फिर से ओ को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तो हम यहाँ अब कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो माय नेम इज हुसैन। तो उसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PIAIC फॉर एग्जांपल। और फिर यहाँ क्या कर सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कुछ करना है कि आपने ये अनडू करना है, यार ये मैंने गलत लिखा है, तो मैं यू को प्रेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी यहाँ सॉरी कंट्रोल के साथ तो कंट्रोल के साथ आप यू प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि ये मिट गई है। फिर कंट्रोल के साथ यू प्रेस करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ से मिट गई है। फिर एक और दफा, तो मतलब ये इस तरह मिटता ही जाएगा। आप इस तरह से सोचो, ये बस यहाँ से मिटता ही जाएगा। तो ये है अनडू का कमांड। एक्चुअली इसका जो फंक्शनैलिटीज है अनडू का, जो मैं अभी नोट कर रहा हूँ, इसमें तो सिर्फ ये लाइन को ही हटा रहा है, मतलब है कि ईच लाइन को डिलीट कर रहा है। अब ये तो जो लिखा हुआ है बुक में वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा है यहाँ से, और पता नहीं ये क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं एक दफा इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो रीस्टार्ट क्या है इसका, एग्जिट करने के लिए कोलन W कोलन, सबसे पहले WQ एंटर, भी नहीं हो रहा है, कंट्रोल WQ एंटर। एंटर। अच्छा, मैंने असल में बहुत पहले विम इस्तेमाल किया है, तब से मैंने नहीं किया, तो मैं खुद भी भूल गया और बुक से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है। तो ये सर थोड़ा सा मसला बन गया जी। सर इसमें पहले एस्केप प्रेस कर ले, एस्केप के बाद वो जो आपने लिखा है वो कमांड चलता है। अच्छा, तो मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ खोल दिया है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ओ का कमांड से कुछ इट्स इन इंसर्ट मोड जी, तो यही तो बात है, दूसरा मोड में कैसे लाना है? इंसर्ट मोड से निकलने के लिए एस्केप प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद कॉलन और WQ राइट एंड क्विट, तो फिर वो कमांड अच्छा एस्केप करके जो है वो शिफ्ट और कॉलन दबा के फिर WQ लिखेंगे। अच्छा, सही है, ठीक है, सही है। तो वो तो चलो देख लिया है, एस्केप, और फिर उसके बाद हम अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने लिख ली यू, तो आई थिंक हम उससे फिर अनडू कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं राइट का मोड, इंसर्ट मोड में जा देता हूँ। तो हेलो माय नेम इज हुसैन, और फिर उसके बाद एस्केप, फिर उसके बाद अनडू के लिए यू प्रेस करूंगा, तो पूरी चीज कट गई। ठीक है, सही है। चलो अब हम इस पार्ट को रीस्टार्ट कर लेते हैं। टाइप एस्केप QA एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो समझो कि ये सब हुआ ही नहीं। अब हम क्लास को रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हम विम का एडिटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं विम का कमांड यूज करूंगा जिस तरह हम नैनो में करते हैं, और मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ कि मैं जैसे उसका नाम भी लिख सकता हूँ फाइल का, तो sudo vim और फिर फॉर एग्जांपल file1.txt, ठीक है। तो ये हमारी फाइल आ गई file1.txt के नाम से। अब हमें राइट करनी है,
तो हमने प्रेस कर ली O, तो अब आ गया है इंसर्ट मोड। अब हम लिख सकते हैं इसके अंदर, तो फॉर एग्जांपल मुझे टाइप करना है हेलो माय नेम इज हुसैन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PIAIC, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इस लाइन को मिटाना चाहते हैं कि ये जो मैंने लास्ट लाइन लिखा है ये सही नहीं है, तो फिर कोई भी और कमेंट करने के लिए आपको इंसर्ट में अगर आप रह के करोगे तो फिर नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो एस्केप का बटन दबाना है। एस्केप का बटन दबाने के बाद आपको फिर आप उसी पेज पे आ गए, जब आपने विम खोला था आप उसी पे आ गए थे जहां आपने यू प्रेस किया, ओ प्रेस किया था और फिर इंसर्ट मोड में चले गए थे। तो इसी तरह से ही एस्केप करके अब आप प्रेस करोगे यू। यू है एक तरह से अनडू मोड। तो आप देख सकते हो कि ये सारे लाइंस यहाँ मिट गए हैं। क्यों सारे लाइंस मिट गए एक साथ? तो ये मेमोरी पे डिपेंड करता है। हर कुछ सेकंड ऑटोमेटिकली लिनक्स एक तरह का ट्रेस लॉग बना देता है, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो डिटेक्ट करता है कि आपने कौन से लाइंस रिसेंटली लिखा है और कौन से आपने अभी लिखा है। तो जो अभी लिखा है वो डिलीट होगा और जो पहले लिखा है वो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कुछ सेकंड्स को पहले गुजरना पड़ेगा। और जो 2 लाइंस मैंने लिखे हैं उनका एक गैप होना चाहिए, वरना वो लाइंस मतलब एक साथ ही मिटेंगे कि ये तो मैंने एक ही सीक्वेंस या एक ही स्टेप के अंदर लिखा है इसलिए सब ही मिट जाएगा। तो ये एक छोटा सा मसला है अनडू के साथ विम के अंदर। और सिर्फ विम की बात नहीं है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस में अनडू का ये एक बहुत ही बड़ा मसला है कि अनडू क्या करना है एग्जैक्टली। मतलब ईच कैरेक्टर को अनडू अगर करेंगे तो बहुत ही सारी चीजें, अगर आपको डिलीट करना है तो मसला होगा, सेंटेंसेस को करेंगे तो इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल चैलेंज है, लेकिन जैसे VS Code जैसे एप्लीकेशन ने इसको फिगर आउट कर लिया है। तो खैर अब हम देखते हैं अब इसे एस्केप, और अब हम देखते हैं कि अब हम कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड हमारा आता है आई। तो टाइप आई टू इंसर्ट सक्सीडिंग कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो इसका एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से उधर ही जाता हूँ और अच्छा अब यहाँ कोई मेरे ख्याल से कोई इसमें मसला था, जो मेरा BVM था उसमें कोई अभी एरर आउट हुआ। खैर तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि हम नेक्स्ट कौन सा कमांड यूज करेंगे। तो फिर से मैं इंसर्ट मोड के अंदर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ कोई सेंटेंस, ठीक है। तो इसके बाद एस्केप। अब एस्केप दबाने के बाद मुझे अपना नेक्स्ट कमांड लिखना है और मेरा नेक्स्ट कमांड होगा आई का की। टाइप आई टू इंसर्ट सक्सीडिंग कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो मैं आई को प्रेस करूंगा, ठीक है। आई को प्रेस करने के बाद सीधा सीधा ये इसी लाइन के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो जहां भी मेरा कर्सर होगा, इन दिस केस फॉर एग्जांपल इधर मैं एस्केप दबाऊंगा तो मेरा कर्सर इधर ही है। अब मैं आई को प्रेस करूंगा तो ये फौरन उसी जगह में मेरा कर्सर को ले आएगा जहां ऑलरेडी मौजूद था, तो मैं उसी जगह से इसको शुरू कर सकता हूँ। तो ये हो गई आई। फिर उसके बाद एस्केप हमने देख लिया है। ईच मोड में से एग्जिट होने के लिए आपको एस्केप दबानी पड़ती है। तो अगर आप इंसर्ट मोड में हो उसको एग्जिट करने के लिए फिर वो दबानी पड़ती है ताकि आप कोई और कमेंट को दबा सको। अगर आपको अनडू करनी है तो भी आपको एस्केप दबा के फिर उसके बाद आपको अनडू करनी पड़ती है। अगर आपको इंसर्ट करनी है तो फिर आपको पहले एस्केप दबानी पड़ती है, फिर आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह का है। और इसी तरह से अगर आपको एग्जिट करना है, अब एग्जिट के 2 तरीके हैं विम के अंदर। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल ये मैंने सेव कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको सेव करने के साथ एग्जिट करनी है तो फिर आप इस कमांड को यूज करोगे :WQ एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर आपको बगैर सेविंग के सेव करना है तो मेरे ख्याल से है :AQ एक्सक्लेमेशन मार्क। सबसे पहले तो हम WQ का कमांड को देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम प्रेस करेंगे एग्जिट। एग्जिट प्रेस करने के बाद हम उसी जगह पे आ गए हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे :WQ एक्सक्लेमेशन और अब हम प्रेस करेंगे एंटर। और एंटर दबाने के बाद ये यहाँ एग्जिट हो गया है। और हम ये भी देख लेते हैं कि आर वी श्योर कि इसमें कुछ राइट नहीं हुआ है या नहीं। हम कैट का कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो file1.txt और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है हेलो माय नेम इज हुसैन, मतलब है कि जो हमारी राइटिंग प्रोसेस थी वो सेव हो गई। अब हम एक और फाइल बना लेते हैं। तो sudo vim file2.txt और इसमें मैं फिर से वही टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं आई को प्रेस करूंगा इंसर्ट मोड में जाने के लिए और यहाँ उसके बाद इंसर्ट मोड में आ गए तो अब मैं लिखूंगा टेक्स्ट हेलो माय नेम इज हुसैन। अब समझो कि हमें इसको सेव नहीं करनी है तो अब हम प्रेस करेंगे एग्जिट और फिर बजाय यहाँ :WQ एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करने का हम टाइप करेंगे :AQ एक्सक्लेमेशन एंटर। तो अच्छा ये कमेंट नहीं है मेरे ख्याल से। फिर मैं काम करता हूँ, आई थिंक क्योंकि मैंने पहले भी देखा था QA, सॉरी AQ नहीं है QA है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे
QA एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर हम प्रेस करेंगे एंटर। तो फिर क्या होगा कि हमारी जो फाइल है वो भी हमें यहाँ नहीं दिखेगी, प्लस ऑब्वियसली अब फाइल ही नहीं है तो जो भी उसके अंदर कंटेंट है वो भी सब मिट गया है। तो हम QA का कमांड लगा सकते हैं :QA एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हमें अपनी डाटा को सेव नहीं करनी है, अगर सेव करनी है तो फिर हम टाइप करेंगे :WQ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमारे पास है QA और हमारे पास है WQ, ये दो कमांड्स है हमारे पास एग्जिट करने के लिए विद सेविंग और एग्जिट करने के लिए विदाउट सेविंग। अच्छा, तो ये हमने कवर कर लिया है कि विम क्या है। अब हम सारे फाइल्स को डिलीट कर लेते हैं और अब हम मूव ऑन कर लेते हैं टू आवर नेक्स्ट कमांड्स। अच्छा, simple scripting. A script is a program that can be interpreted by a shell or a compiled program. We call them shell scripts in Linux because most scripts are run in Bash or in any other shell. Basically ये क्या है, scripts क्या होते हैं? Scripts आप इस तरह से समझ सकते हो जिस तरह आप programs लिखते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो AI में है उन्होंने Python तो डेफिनेटली सीखा ही होगा, तो उन्होंने Python प्रोग्राम्स तो लिखा ही होगा। जो लोग अभी IoT में है उन्होंने रस्ट को यूज किया होगा, और जो लोग CNC में है उन्होंने जावास्क्रिप्ट यूज किया होगा। तो जो भी आपने लैंग्वेज को यूज किया है, अब पता नहीं अगर कोई ब्लॉकचेन में है तो पता नहीं कि आपने अभी तक ब्लॉकचेन में प्रोग्रामिंग किया या नहीं। मैं तो नहीं हूँ ब्लॉकचेन में, तो इस वजह से जो भी आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अभी तक यूज किया है तो वो उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते ही इसलिए है, और स्क्रिप्ट्स होते ही ये है कि वो एक फाइल होते हैं, वन फाइल के एक फाइल्स होते हैं जो आपके कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्क्रिप्ट है या विंडोज के अंदर ही इस तरह की स्क्रिप्ट्स है। आपका कोई स्क्रिप्ट है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, तो एक ही फाइल में ही मौजूद है। उस एक फाइल में चाहे एक लाइन लिखा हो या 10 लाइन लिखा हो या 1 लाख लाइन्स लिखे हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन तो भी वो एक स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम होता है, बिल्कुल आपकी पाइथन प्रोग्राम्स की तरह, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स की तरह, रस्ट प्रोग्राम्स की तरह, कोई भी और प्रोग्राम की तरह, ये सबको स्क्रिप्ट्स या प्रोग्राम्स बोलते हैं। दोनों वर्ड्स आमतौर पे इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं। प्रोग्राम्स भी एक ही बात है, स्क्रिप्ट्स भी एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है कि स्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो सिंगल प्रोग्राम्स होते हैं, और मतलब सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल पीसेस ऑफ कोड होते हैं या पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोग्राम। और फिर प्रोग्राम क्या होता है, अ प्रोग्राम is a combination of multiple scripts। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो भी आप एनालॉजी को यूज करते हो तो ये होते हैं स्क्रिप्ट्स। और स्क्रिप्ट्स क्यों यूजफुल होते हैं, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल कोई चीज को ऑटोमेट करने के लिए, कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपना वेबसाइट में ये चीज फॉर एग्जांपल हर 2 दिन चेंज करनी पड़ती है, तो बजाय कोड में जाना, फिर इसको एडिट करना, फिर उसको रीसेव करना, फिर उसको री अपलोड करना, इतना सब करने के बजाय एक सिंपल एप्लीकेशन बना लिया आपने और उसको आपने रन कर ली, और फिर उसने आपको बोला व्हाट इज योर न्यू डाटा, तो आपने न्यू डाटा को एंटर कर ली, आपने उसको एंटर दबा दी, तो वही आपका काम समझो बजाय 10 मिनट में आपका वही काम समझो 30 सेकंड्स के अंदर हो गया है, क्योंकि अब आपको ये सारा सेविंग और वेबसाइट पे जाने का और ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सब आपका डायरेक्टली एक स्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये सारे टास्क को ऑटोमेट या सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में बहुत यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क है, आपको हर सुबह ये काम करना ही है, तो बजाय उस काम को वाकई में करने के लिए आपने उसको ऑटोमेट कर ली, तो आपने सिर्फ उस फाइल को रन कर ली, या आपने कोई ऐसा चीज सेट कर ली जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हर सुबह रन होगा और खुद ब खुद रन होके आपको आउटपुट दे देगा। अगर आउटपुट सक्सेसफुल हुई तो वो आपकी काम खत्म, आप दूसरे काम पे लग गए। तो ये स्क्रिप्टिंग का एक फायदा है। और फिर से वही बात है, अब विम या वीआई या कोई भी नैनो या कोई भी और एडिटर को आप यूज कर सकते हो। यही मैंने अभी बोला, स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट एक छोटा प्रोग्राम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप कोड लिख सकते हो और उसका यूजुअली एक ही फंक्शनैलिटी होता है। तो विंडोज तो इतनी बड़ी चीज है, इसमें पता नहीं कितने स्क्रिप्ट्स लगे हुए होंगे विंडोज के अंदर। इनमें से एक स्क्रिप्ट हो सकता है शट डाउन करने के लिए, इनमें से एक स्क्रिप्ट हो सकता है ब्राउजर को खोलने के लिए, इनमें से एक स्क्रिप्ट हो सकता है फॉर एग्जांपल जूम चलाने के लिए। तो इस तरह के जो आपके स्क्रिप्ट्स होते हैं वो यूजुअली वन फाइल में ही फिट होते हैं, और जितने भी लाइन्स हो उसके अंदर मोस्टली एक फाइल का जो पर्पस है वो एक ही पर्पस होता है। हर फाइल का एक ही पर्पस होता है मोस्टली, और जो पर्पस होता है वो उसी को ही फुलफिल करता है। और एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्क्रिप्ट्स यूज किया जा सकता है डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए। तो इन सारे स्क्रिप्ट्स को कंबाइन करके आपका एक प्रोग्राम बन जाता है, और ये जो प्रोग्राम के इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज है इनको आप स्क्रिप्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो लिनक्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बेसिकली ये आप लिख रहे हो बिल्कुल अपनी नॉर्मल कोड की तरह आप लिख रहे हो,
आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपकी जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है या जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पाइथन में तो इंटरप्रेटर यूज होती है, सी में या सी प्लस प्लस में कंपाइलर यूज होती है। तो जो भी आप यूज कर रहे हो वो उस कोड को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके मुताबिक अपना इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ये बिल्कुल एक प्रोग्राम की तरह है जो आप लिखते हो। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपने लिख दी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड पाइथन के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखी console.log हेलो वर्ल्ड, या अलर्ट का फंक्शन में आपने लिख दी console.log हेलो वर्ल्ड, या फिर आपने प्रिंट एलएन एक्सक्लेमेशन मार्क का जो फंक्शन है रस्ट के अंदर, आपने उसके अंदर लिख दी हेलो वर्ल्ड। ये सारे जो भी आपके पास चीजें हैं एक ही फाइल में है और इनका टास्क भी एक ही है। तो ये सब स्क्रिप्ट्स होते हैं, ये दिस इज योर स्क्रिप्ट, दिस इज अ स्क्रिप्ट। और इस तरह के अगर आपने बहुत सारे फाइल्स बना दिया हो, आपको फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनानी है, तो एक मेरी फाइल होगी होम पेज की, एक होगी कोर्स फाइल के लिए, कोर्स पेज के लिए, एक होगी अबाउट पेज के लिए, एक होगी कॉन्टैक्ट पेज के लिए। तो हर फाइल जो आपकी है वो एक स्क्रिप्ट है, अपने सारे स्क्रिप्ट्स बना के मतलब मिला के वो एक प्रोग्राम बनाता है। तो आप इस तरह से भी सीख सकते हो। खैर अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट्स के भी टाइप्स होते हैं, KSH स्क्रिप्ट्स, CSH स्क्रिप्ट्स और बैश स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब लिनक्स में जो स्क्रिप्ट्स यूज होते हैं वो ना ही पाइथन में लिखा हुआ होता है, ना ही जावास्क्रिप्ट में, ना ही रस्ट में, ना ही कोई और लैंग्वेज में। लिनक्स के अंदर जो भी आप स्क्रिप्ट्स को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि लिनक्स के भी आज आपने देखा टर्मिनल पे ये कोई पाइथन के कमांड्स नहीं है, mkdir, cd, nano, ये सब लिनक्स के अपने कमांड्स है। इसी तरह से कोई भी चीज को ऑटोमेट या कोई भी चीज को ऑटोमेट या सिंप्लीफाई करने के लिए लिनक्स के अंदर तो उसका ही लैंग्वेज यूज होगा ना। जाहिर सी बात है कि पाइथन तो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। जब कमांड लाइन पे अपने लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ये स्क्रिप्टिंग में भी अपना ही लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा। तो KSH, CSH और बैश, ये तीन टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हमारे पास मौजूद है लिनक्स के अंदर, और हम यूज करेंगे बैश, क्योंकि मोस्टली बैश ही यूज होता है तकरीबन सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। बिल्कुल सच से बताऊं तो मैंने KSH और CSH के बारे में कभी आज तक सुना ही नहीं है, ना ही मैंने कभी देखा है। मैंने काफी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज किया है और तकरीबन मतलब सब में ही मैंने आज तक तो बैश ही देखा है। तो हम भी बैश का ही देखेंगे। अब 99% अगर ये इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है फिर हम यही सीखेंगे। तो हम बैश का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम अपना फाइल को शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ एक स्टूडेंट ने एक फाइल भेजी थी, मुझे याद है, जो इस लिनक्स का बुक का एक फिक्स्ड वर्जन था या एक पैटेड वर्जन था। तो उसको मैं जरा यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ फॉर एग्जाम्पल जी यही था, लिनक्स इजी लिनक्स फॉर बिगिनर्स सेकंड एडिशन। तो ये उसका एक फिक्स्ड वर्जन है। जिस तरह इसमें सारे मसले हैं, अजीब से लाइंस और सब हैं, ये सब इसके अंदर नहीं है। तो हम अभी इसी को ही इस्तेमाल करेंगे और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप अभी जो भी रिवाइजिंग और सब करोगे इसको ही इस्तेमाल करो। एक ही कंटेंट है दोनों के अंदर, लेकिन कम से कम इसमें वो अजीब से मसले तो नहीं है। तो अब हम जाते हैं इसी के ऊपर ही, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। और ये आ गई हमारे पास चैप्टर नंबर 9, सही है। तो अब हम यहाँ जाएंगे। अब यही हमें देखना है कि सिंपल स्क्रिप्ट्स, हमारा जो ये बैश का स्क्रिप्ट है इसको हम शुरू कैसे करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि हम एक स्क्रिप्ट को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इस फाइल को यही नाम देंगे जो बुक में लिखा है, simplescript.sh, ठीक है। तो हम यहाँ अब प्लीज यार मुझे सताओ तो मत इस बात पे कि आप नहीं विम ही यूज करो क्योंकि एग्जाम में यही आएगा। भाई मैं तो कभी आज तक मैंने विम को इस्तेमाल नहीं किया है और अभी मैं आगे भी नहीं करूंगा। विम वाकई में बस ऐसी चीज है कि जो आपको आनी चाहिए मजबूरी में। आई थिंक आप सभी एग्री करोगे कि ये मतलब क्या बोलते हैं, इट्स अ हेल टू यूज। मतलब इससे बेहतर है कि आप नैनो को मतलब जितनी भी दफा यूज करो बिल्कुल विंडोज की तरह है। लेकिन विम ऐसी टेक्स्ट एडिटर है कि बस मतलब अपना सर ही खटखटाते रहे, समझ आ गया। तो इस वजह से हम अभी नैनो को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें टेक्निकल मसले नहीं आए क्लास के अंदर, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा मेन मकसद यही है कि हम स्क्रिप्टिंग को देखें। तो हम अभी स्क्रिप्टिंग को ही देखेंगे। विम आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे यूज करना है। तो हम अभी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं टाइप करूंगा sudo nano और फिर नाम simplescript.sh। तो ये है मेरी स्क्रिप्ट। अब हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये लिखना है, तो ये हमारी लाइन की स्टार्ट है। तो ये हमने लिख दी।
हैशटैग एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश एस, ठीक है। तो ये है मेरे ख्याल से यहाँ एसएच होना चाहिए। मैं एक दफा उस दूसरा कॉपी को भी खोल देता हूँ क्योंकि मुझे डाउट है कि अगर ये फिक्स वर्जन भी है, मुझे यहाँ जाकर क्या करता है, ये एस नहीं है, यहाँ एस एच लिखा हुआ होना चाहिए। मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। किस टर्मिनल पे आपने लिखा है? किस टर्मिनल पे मतलब ये तो मैं अभी विंडोज लिनक्स ही इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, तो मैं टेक्स्ट एडिटर भी नैनो ही फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो सिंपल स्क्रिप्टिंग, अब यहाँ बिल्कुल यहाँ भी लिखा हुआ है एस एच, मतलब है कि ये वाली जो कॉपी है इसमें भी कुछ बग्स है। चलो इससे तो बेहतर है। अब एस एच है, एस नहीं है, एस एच है। तो हैशटैग एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश एस एच, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये हमने एक सिंपल स्क्रिप्ट को बना लिया है। अब हम सेव भी हमने इसको कर लिया है। अब इसका फाइल परमिशन को भी हमें सेट करना है एज 744, सो यू कैन रन द स्क्रिप्ट एज वी हैव डन इन चैप्टर नंबर 8, कि आप इसको डायरेक्टली रन कर सकते हो। वो हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो अभी यहाँ ये अच्छा, चलो ये पूरा स्क्रिप्ट यहाँ आ गया है। अब हम इसको यहाँ ही कॉपी कर लेते हैं। एसएच का मतलब है शेल। एसएच का जो फुल फॉर्म है वो है शेल। और बिन जो है हमारे पास, बिन का मतलब है, मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी बता दिया था एक क्लास में पहले, बाइनरी। बिन जो है हमारा सारा मेन ओएस फाइल्स को इंक्लूड करता है, या बाइनरी फाइल्स, इसका बिन का फुल फॉर्म है बाइनरी। और एसएच का मतलब है शेल, क्योंकि इसको ये एक्चुअली क्या, ये स्क्रिप्ट है लेकिन ये एक शेल स्क्रिप्ट है। क्योंकि जो आपका टर्मिनल है, आपका टर्मिनल का एक और वर्ड यूज होता है जो मैंने आई थिंक अभी तक नहीं बताया है, शेल। तो शेल और टर्मिनल इन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन एसएच का जो फुल फॉर्म है वो है शेल, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, दिस इंडिकेट्स दैट द बोन शेल, ये भी इसका एक नाम है। लिनक्स का जो टर्मिनल है उसका एक और भी नाम है, बोन शेल या शेल बोन। तो शेल बोन या बोन शेल वो भी इसका एक नाम है। फिर इसका नाम टर्मिनल भी है, फिर इसका नाम सिर्फ शेल भी है। और मतलब लिनक्स के टर्मिनल के अलग अलग नाम से जो मतलब इस्तेमाल होती है। अब स्क्रिप्टिंग के अंदर तो यही इस्तेमाल होती है, हैशटैग एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश एसएच, मतलब एक शेल, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी सेव कर लिया है। अब इसी प्रोग्राम को ही कॉपी करते हैं। तो एको माय नेम इज $1। तो फॉर एग्जांपल ये हम क्या देखें, ये हम क्या देख रहे हैं, ये देख लेंगे माय नेम इज $1। एको आई एम यूजिंग लिनक्स डिस्ट्रो $2। echo today is $3। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, कि हम अभी देखते हैं। फिलहाल हम इसको सिर्फ सेव कर लेते हैं, सेव करके हम एग्जिट कर लेते हैं। और अभी हम इसके परमिशंस को जरा सेट कर लेते हैं। chmod sudo chmod, और फिर इसके बाद 744 हमने ऑलरेडी सीख लिया कि 7 और 4 और 4 का मतलब क्या है। ये पहला 7 जो है ये सेट कर रहा है ओनर का जो सेटिंग है, ओनर का जो परमिशन है उसको सेट कर रहा है। जो 4 है ये सेट कर रहा है ग्रुप के परमिशन, जिस ग्रुप ओनर के अंदर है ये उसके परमिशन ये मिलेंगे। और फिर जो बाकी के ग्लोबल यूजर्स है उन सबके ये परमिशन मिलेंगे। 744 तो sudo chmod 744 simple script.sh, ठीक है। और अब ये भी हमारा सेट हो गया है। तो अगर हम ls कमांड के साथ भी देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी ये है इसके परमिशंस। डैश rw, तो डैश द बिगिनिंग का इग्नोर किया जा सकता है। तो ओनर को मिलेगा rwx, मतलब है कि रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस। फिर ग्रुप को मिलेगा सिर्फ रीड परमिशंस, और जो बाकी के ग्लोबल यूजर्स हैं उनको भी सिर्फ रीड के परमिशंस मिलेंगे। तो ये हमने परमिशंस यहाँ सेट कर लिया है इसके। तो 744 ये आपको फिर पिछली क्लास में जाना पड़ेगा। अब यही मैं थोड़ी मतलब मैं वापस तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग को अभी तक अपलोड कर लिया है, वरना आज रात तक जितने भी रिकॉर्डिंग से उन सबको मैं एक दफा चेक भी कर लूंगा, एक दफा अपलोड भी करूंगा। अगर मैंने कुछ को मिस किया भी हो तो फिर आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है। तो अब हम देखते हैं ये, ठीक है। ये हमने बना लिया स्क्रिप्ट, अब हमें इसको रन करना है। अब रन
करने का, फाइल्स को रन करने का तरीका हमने अभी तक नहीं देखा है। अगर आपके पास एक फाइल है, आपको उसको एग्जीक्यूट करनी है, इसका तरीका है डॉट स्लैश फाइल का नाम, फाइल का नाम है सिंपल स्क्रिप्ट डॉट sh, तो डॉट स्लैश सिंपल स्क्रिप्ट डॉट sh, ठीक है। और अब मैं एंटर करूंगा, अब मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ ये मसला आता है परमिशन डिनाइड। तो चलो फिर मैं sudo के साथ इसको कर लेता हूँ, तो sudo simple script dot sh dot slash simple script dot sh। ये डॉट स्लैश इसलिए लिखना जरूरी है कि ये बेसिकली लिनक्स को बताता है कि आप इस करंट डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल को रन कर रहे हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इसी जगह से ही चला रहा हूँ लेकिन फाइल है मेरा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर के अंदर, तो फिर मैं पता है क्या करूंगा, फिर मैं इस तरह से करूंगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये स्लैश नहीं लगाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स स्लैश सिंपल स्क्रिप्ट डॉट sh, तो फाइल आ गई इधर। लेकिन अगर क्योंकि हम इसका करंट डायरेक्टरी के अंदर है तो इसलिए हम बजाय कोई और फोल्डर लिखने का, करंट डायरेक्टरी का मतलब है डॉट, ये मैंने रिसेंटली ही व्हाट्सएप का ग्रुप के ऊपर बताया है, आज ही आई थिंक मैंने किसी को क्लैरिफाई किया है। तो डॉट का मतलब है योर करंट डायरेक्टरी, फिर स्लैश, स्लैश के बाद फाइल का नाम, तो सिंपल स्क्रिप्ट डॉट sh, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, अब ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सिंटैक्स एरर अनटर्मिनेटेड कोडेड स्ट्रिंग। अब इसका वजह क्या है, जो हमने डॉलर साइंस लिखे हैं वो बेसिकली प्लेस होल्डर्स हैं। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा हो या पाइथन पढ़ा हो या रस्ट पढ़ा हो, सब में आपने पढ़ा होगा कि प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं। रस्ट में जो आप कर्ली ब्रेसेस लिखते हो, प्रिंट ln एक्सक्लेमेशन मार्क का जो फंक्शन है उसके अंदर जब कर्ली ब्रेसेस लिखते हो कि आप कोई वेरिएबल को इंसर्ट करो प्रिंट का स्टेटमेंट के अंदर, वो जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो प्लेस होल्डर्स होते हैं। पाइथन के अंदर अगर आपके पास आप चाहे स्ट्रिंग लिटरल या फॉर्मेटिक को आप यूज करते हो, जो आप f आगे लगाते हो, या फिर अगर आप उसके साथ फॉर एग्जांपल आप कॉमा लगाते हो या आप कंकैटिनेशन की यूज करते हो, तो वो भी प्लेस होल्डिंग है। जो आप वेरिएबल्स या जो भी चीजें उनको आप इंसर्ट करते हो स्ट्रिंग के साथ, उसको प्लेस होल्डिंग बोलते हैं, तो वो भी पाइथन में है। फिर जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज मौजूद है, आई थिंक ये बिल्कुल पाइथन की तरह ही वर्क होता है, या तो आप कॉमा को यूज करते हो या फिर आप प्लस का साइन को यूज करके कंकैटिनेट कर सकते हो। तो ये सब प्लेस होल्डर है, जब वेरिएबल्स को एक स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। तो ये प्लेस होल्डर्स आपको खुद एंटर करनी पड़ती है कि ये कौन से प्लेस होल्डर्स मुझे इधर लगानी है, तो खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हमने ये फाइल बनाई simplescript.sh, तो echo बेसिकली क्या है, echo आप समझ सकते हो ये है प्रिंट का फंक्शन। echo का मतलब है प्रिंट का फंक्शन, और ये जो हमने ऊपर लगाया है ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह रस्ट में हमें fn में लगाना पड़ता है, लगाना ही पड़ता है, एम्बेडेड रस्ट की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल रस्ट में हमें लगाना ही पड़ता है fn में, और जिस तरह हमें जावास्क्रिप्ट में भी fn में लगाना ही लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पाइथन में तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बाकी तो दो लैंग्वेजेस हमें लगाना पड़ता है, ये आप ऐसी चीज समझ सकते हो, बस आपको ये लगाना ही पड़ता है, हर स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। अब echo का मतलब है प्रिंट, echo एक ऑल्टरनेटिव है, या ऑल्टरनेटिव तो नहीं बोलूंगा, ये बैश का, ये बैश भी एक तरह का लैंग्वेज है ना, तो बैश में कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए आप echo का कमांड को इस्तेमाल करते हो। तो प्रिंटिंग का एक और वर्ड है echo जो आप इधर इस्तेमाल करते हो, जैसे रस्ट में प्रिंट करने के लिए आप यूज करते हो प्रिंट ln एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर पाइथन में आप प्रिंट का फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, फिर जावास्क्रिप्ट में आप console.log या कोई और फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ echo का मतलब यही है, ठीक है, प्रिंट का फंक्शन। तो हम यहाँ किस चीज को प्रिंट कर रहे हैं, हम इस सेंटेंस को प्रिंट कर रहे हैं, माय नेम इज $1। अब ये डॉलर क्या है, ये डॉलर डिफाइन करता है एक प्लेस होल्डर पे जहां हम एक वेरिएबल डालते हैं, और यहाँ हमने डाला है 1। अब यहाँ हमने कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है, यहाँ हमने डायरेक्टली 1 डाला है। 1 का मतलब क्या है, जब हम इस कमांड को कॉल करते हैं sudo ./simplescript.sh, तो इसमें जो प्लेस होल्डर्स है वो आप यहाँ डालोगे, इस कॉल के अंदर आप डालोगे इसके प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ आप स्पेस लगाओगे, फिर इसके बाद जितने भी प्लेस होल्डर्स है उनको आप भरोगे। अब 1 2 3 का मतलब है कि आपको ऑर्डर में डालनी है, जो आप पहला चीज को डालोगे वो इधर आएगा, जो दूसरी चीज को डालोगे वो इधर आएगा, और जो तीसरी चीज है वो इधर आएगी। तो आपको इसी तरीके से इसको अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज हुसैन, तो मैं हुसैन लिखूंगा, फिर हुसैन के बाद स्पेस, तो ये मेरा पहला पैरामीटर या पहला प्लेस होल्डर सेट हो गया, फिर स्पेस, आई एम यूजिंग लिनक्स डिस्ट्रो उबुंटू, फिर से स्पेस, टुडे इज, तो मैं लिख सकता हूँ टुडे इज अगस्त, ये फिर स्पेस को लिखना सही नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगस्त 30, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने एंटर कर लिया है। अब ये मैंने यहाँ प्लेस होल्डर्स डाल दिया है। अब यहाँ मैं वेरिएबल के नाम भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर से वही बात है,
अच्छा, तो मीटिंग बीच में से कट गई, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो मैंने यहाँ भी लिखा है, तो सिंपल स्क्रिप्ट, फिर हुसैन, फिर उबुंटू, फिर ऑगस्ट 30, ये सब प्लेस होल्डर्स हैं। जो पहला वाला है उसमें हुसैन का प्लेस होल्डर आएगा, जो दूसरा वाला है उसमें उबुंटू का प्लेस होल्डर आएगा, और जो तीसरा वाला है उसमें ऑगस्ट 30 का प्लेस होल्डर आएगा। और ये नंबर्स हमने क्यों लिखे हैं? ये नंबर्स जो हैं ये रेफर करते हैं उन प्लेस होल्डर्स को जो हम लिनक्स का कमांड लाइन के ऊपर डायरेक्टली स्पेसिफाई करेंगे। इस कमांड का एग्जीक्यूशन के साथ जो हम लिखेंगे, तो जो हम पहली चीज लिखेंगे वो $1 के अंदर जाएगा। 1 का मतलब है पहला, फिर $2 में दूसरा आएगा, फिर $3 में तीसरा आएगा। तो जितने भी इस तरह के हैं उसी हिसाब से आप ये डालोगे। फॉर एग्जांपल 3 अगर इस तरह के डॉलर्स दिए हुए हैं तो फिर आपको 3 इनपुट्स यहाँ डालनी पड़ेगी इस तरह से। तो आप इस तरह से इसको कॉल करोगे। और अगर यहाँ आपने नंबर नहीं लिखनी है तो फिर आप यहाँ वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है क्योंकि हम बैश को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है कि अगर आपको डायरेक्टली अपनी इनपुट्स को यहाँ लगानी है तो फिर आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इनपुट्स लगा दिया है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो अब प्रिंट आउट होती है My name is Hussain, चलो ये तो प्रिंट आउट हो गई कम से कम। आई एम यूजिंग लिनक्स डिस्ट्रो उबुंटू, तो यहाँ अनटर्मिनेटेड कोड स्ट्रिंग का एरर आ रही है। तो ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्यों आ रहा है। मैं अगर इसको रन करता हूँ, समझो कि मैं इसको रन कर लेता हूँ इस तरह से, सिर्फ ऑगस्ट लिख लेता हूँ, तो भी इसके अंदर अभी एक एरर आ रही है। अच्छा, तो यहाँ इसके अंदर स्टीव, फेडोरा या ट्यूसडे, तो मतलब इसी तरीके से ही इसका आउटपुट होना चाहिए। तो एको टुडे इज, और फिर मैंने भी इसी तरीके से ही लिखा है। और फिर इधर सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच, फिर उसके बाद जो भी 3 चीज़ें हैं वो हम लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यही लिखते हैं स्टीव, फेडोरा और ट्यूसडे, हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है sudo सिंपल स्क्रिप्ट, और यहाँ मैं लिख दूंगा स्टीव, फेडोरा और ये जो भी डे है, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे। ठीक है, मैंने ये लिख दी। तो अच्छा, यहाँ भी एक सिंटैक्स एरर आ रही है। अब इसका तो एक ही वजह से ही हो सकता है कि ऑब्वियसली मैं इसी तरीके से ही रन कर रहा हूँ जिस तरह दिया हुआ है, या तो बुक में कोई गड़बड़ है या फिर कोई अपडेट आई है, क्योंकि ये बुक फिर भी पुरानी है। लेकिन मतलब इसी का ही मिलता जुलता सिंटैक्स को ही आप यूज़ करोगे, बल्कि मैं एक लिख भी सकता हूँ सिंपल बैश फाइल लिनक्स, और हम फिर इसी को ही यूज़ कर लेते हैं, राइटिंग अ सिंपल बैश फाइल। तो यहाँ हमने लिख दी बिन बैश। अच्छा, ये भी एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, कभी कभी हम एसएच के अलावा बैश भी लिखते हैं, बल्कि बैश ही एक मोर कॉमन वे ऑफ राइटिंग है। अब मैंने सोचा कि चलो बुक में अगर एसएच ही लिखा है तो इसके बारे में बता ही नहीं, अगर ज़रूरत ही नहीं है तो। लेकिन अब अगर बग आ रहा है तो हो सकता है कि इसी वजह से ही आ रहा हो ये बग। खैर, तो यहाँ हमने हम इसको रन करके भी देख लेते हैं, बिन बैश के साथ हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दी ऊपर जो कमेंट था जिसमें हमने इसको बनाई sudo nano। अब इसके अंदर बजाय sh लिखने का हम यहाँ bash लिख सकते हैं, तो bin bash सेव x। अब इसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम इसके ऊपर अब लिखेंगे वही सारे कमांड्स जो हमने अभी लिखे हैं। तो sudo simple script dot sh, फिर स्टीव, फेडोरा, ट्यूसडे, और फिर इधर while looking for syntax error। अच्छा, तो अपेरेंटली इसमें बहुत सारे मसले आ रहे हैं, बुक में भी मसला आ रहा है, इसमें भी मसला आ रहा है। तो फिलहाल तो मुझे ये देखनी पड़ेगी कि अभी हो क्या रहा है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है और इसके अंदर भी यही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन तो भी एरर्स प्रोड्यूस हो रही है। मेरे ख्याल से आई थिंक एक और वजह से भी ये मसला प्रोड्यूस हो रहा है कि हमने यहाँ कोड्स नहीं डाले हैं। तो अगर मैं फिर से इसके अंदर जाता हूँ और sudo nano, और फिर उसके बाद मैं यहाँ कोड्स भी लिख देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल माय नेम इज $1, और आई थिंक उसको दूसरा राउंड नहीं कर सकते। अब मैं कोड्स लिख के भी देख सकता हूँ कि आई थिंक ये भी एक सॉल्यूशन हो सकती है अगर ये चल जाता है तो। और फिर इधर ये और ये, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अब 2 और आखिरी ट्राई, अगर ये चल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना फिर मैं फिर से अच्छा चलो शुक्र है
चल गया। तो यही मसला था कि मैंने कोट्स नहीं लगाया और बुक ने भी नहीं बताया कोट्स लगाने के लिए। तो खैर आप बिन बैश भी लिख सकते हो और बिन एसएच भी लिख सकते हो, अब दोनों चीज़ें चल सकती है। अगर मैं फिर से जाता हूँ तो, और अगर मैं बैश के बजाय अब मैं एसएच लिख लेता हूँ, बिन एसएच, तो मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ, तो भी आप देख सकते हो कि इसी तरीके से ही रन हो रही है। तो आप /bin/sh भी डाल सकते हो और /bin/bash दोनों डाल सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आपको यूज करनी है। वैसे /bin/bash जो है वो मोस्ट कॉमन यूसेज है आजकल। तो बुक में तो खैर वो लिखा हुआ है एसएच, जो भी आपको फॉलो करनी है, लेकिन माइंड में रखो एग्जाम के लिए कि एसएच ही आप इस्तेमाल करोगे, वरना बैश भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये चीज़ें हमारे पास प्रिंट आउट हो गए। अब हम जो मैंने ओरिजिनली मुझे जो चीज़ें प्रिंट आउट करनी थी वो मैं यहाँ प्रिंट आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ है हुसैन, फिर उबुंटू, और फिर आज का दिन है, चलो मैं भी डे ही लिख देता हूँ, तो आज मंडे है। तो हुसैन उबुंटू मंडे, और यहाँ वो चीज़ें प्रिंट आउट हो रही है। तो ये अब हमने कवर कर लिया है लिनक्स का एक सिंपल स्क्रिप्ट बनाना, और ये हमने इसका आउटपुट भी यहाँ देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ इस फाइल, ये एक बहुत ही बड़ा कमेंट है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक न्यू फाइल को क्रिएट करता है जिसका नाम है फाइल क्लीनअप, जिसमें ओल्ड एंड बिग फाइल्स जो भी है उन सबको ये इंक्लूड करेगा। और इसके अंदर as an administrator the next step is to contact the file owners to give them a notice before deleting these files। तो ये सारे फाइल्स आ गए और ये एक तरह से एक लिस्ट बन गया है इन सारे फाइल्स का। तो मैं इसके थ्रू नहीं जाऊंगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली, अब जब मैंने PIIC का एग्जाम दिया था वो तो नहीं आया था इसके अंदर, और इसका लॉजिक में भी इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ स्किप कर सकते हैं। अब हमने पूरा बुक को ख़त्म कर लिया है, तो हमने स्क्रिप्ट सीख ली। अब आज का फिर से वही बात है, लेसन में थोड़े हिकअप्स थे, लेकिन अब बुक ही ऐसा आया है कि अब कुछ कर नहीं सकते हैं। खैर, तो अब हमने लिनक्स को ख़त्म कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह कल से डॉकर पे प्रॉपर्ली शुरू कर लेंगे। तो उस पर हमारे पास में एक नज़र दिखा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास इधर हैं। सबसे पहले कंटेनर्स फ्रॉम 30,000 फीट, बेसिकली के कंटेनर्स है क्या, फिर डॉकर क्या है, फिर डॉकर को इंस्टॉल कैसे करनी है, फिर बिग पिक्चर क्या है, डेवऑप्स ऑप्स ये सब क्या है, फिर डॉकर इंजन क्या है, फिर इमेजेस क्या है, फिर कंटेनर्स क्या है, फिर कंटेनराइजेशन कैसे चलती है। और मोस्टली तो हमें यहाँ तक ही पढ़नी पड़ेगी, आई थिंक सिर्फ चैप्टर 8 तक ही आ रही है PIIC के अंदर, क्योंकि वैसे भी इसमें यही कवर करने के लिए बहुत टाइम लगेगी। लेकिन चाहो तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ सकते हो और मुझे भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने तो ये पूरा बुक पढ़ लिया है। स्वॉर्म मोड ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, डॉकर ओवरले नेटवर्किंग, तो ये कुछ एक्स्ट्रा नेटवर्किंग फीचर्स है, ये कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स है, सिक्योरिटी डॉकर, और फिर उसके बाद बुक खत्म हो जाती है। तो ये हम इंशाल्लाह कल से शुरू कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे डॉकर। अल्लाह हाफिज़।